हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, एक नई यूनिट की, और यूनिट का नाम है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान। तो बच्चों, हम बात करेंगे सबसे पहले ये यूनिट जिसमें 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, जैव और समष्टियां। दूसरा चैप्टर बेटा इसके अंतर्गत आएगा इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, और तीसरा आएगा सजीवों की विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग्स। एक बात और यहां पर बताना चाहेंगे कि बेटा इकोलॉजी कभी रटी नहीं जाती है, इसको समझना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका वेटेज जो नीट में है कम से कम 9 से 10 क्वेश्चंस है, मतलब कि 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है। और बोर्ड में भी इससे 4 नंबर का यानी लार्ज क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सो केयरफुली, पूरे आनंद के साथ, मजे लेकर के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और चलते चलते एक बार बता दूं कि अगर कोई कहता है कि इकोलॉजी रटी जाती है तो शायद उसे पढ़ना आता नहीं है कि इकोलॉजी कैसी पढ़नी चाहिए। तो बिना टाइम बर्बाद करे चलते हैं एक नई दुनिया में, एक नई लेसन में, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, लेक्चर फर्स्ट, क्लास 12th के लिए। और इस थंबनेल को देख करके ही आपको लग रहा होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की और इकोसिस्टम की। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक की। तो एनसीईआरटी बुक में का जो पहला पेज है वो आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये मिस्टर रामदेव मिश्रा जी हैं, और रामदेव मिश्रा जी को हम इस रिवर एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, बॉर्न 26 अगस्त 1908, रामदेव मिश्रा obtained PhD in ecology 1937 under Professor W.H. पार्सेल। और इनके बारे में एक बात बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर रहे, और संयोग से हम भी उसी स्टेट से हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU यूपी में है, सभी लोग जानते हैं इस बारे में। तो इस लाइन से यानी इस चैप्टर को दिखाने से एक ही मतलब था हमारा बेटा यहाँ पर कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन आपको नोट करनी है। दूसरी बात बेटा यहाँ पर वार्मिंग इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, फादर पारिस्थितिक विज्ञान के फादर यानी पिता वार्मिंग है। और टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द रेटर। रेटर ने सबसे पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, कब किया? 1868 में। तो इन तमाम बातों के साथ इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी हम कहते किसे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी डील्स विद the study of interaction and interrelation between organisms and their environment। छोटी सी परिभाषा है जो कहना चाह रही है कि जैसे कोई बेटा यहां पर ये लिविंग है, और कोई भी लिविंग इस पृथ्वी पर अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उसके चारों तरफ ये उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, और इस फिजिकल एनवायरनमेंट में वो क्या कर रहा है? इंटरेक्शन। यहां पर ये फिजिकल
इन्वायरमेंट यानी भौतिक वातावरण, जैसे ताप, जल, आवास, भोजन, वो सब इस सजीव के चारों तरफ पाया जाता है। अब यहां पर जो बात लिखी हुई है, इंट्रैक्शन यानी पारस्परिक क्रिया, और क्या कर रहा है, इंट्रैक्शन एंड इंटर रिलेशन, कुल मिलाकर के कोई भी सजीव अपने आसपास के वातावरण के साथ और वातावरण सजीव के साथ इस प्रकार से परस्पर संबंधित होता है, और परस्पर संबंधित होने के साथ साथ अपने फिजिकल वातावरण के साथ संबंधित होता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब बेटा यहां पर यह आया कि पारिस्थितिकी विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा है, नॉट जूलॉजी और बॉटनी, जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी सजीव अपने आसपास के वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उससे संबंधित होता है, और इसी पारस्परिक क्रिया सजीव तथा वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात है कि सजीव अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ कैसे रिलेट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, इसका अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहां पर सजीव संगठन। सजीव संगठन की अगर बेटा बात करें तो इकोलॉजी की स्टडी हम कई सारे लेवल पे करते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की या जीव की। दूसरी बात अगर हम करेंगे यहां पर तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करेंगे, जैव समष्टि की बात करेंगे, तीसरी अगर बात करें हम यहां पर तो पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। दरअसल यहां पर एक गड़बड़ हो गई बेटा, इसको अपन ठीक कर लेते हैं, अभी देर नहीं हुई है। दूसरा लेवल होता है पॉपुलेशन यानी समष्टि। तीसरा लेवल होता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। जैव समष्टि या पॉपुलेशन कम्युनिटी का मतलब है जैव समुदाय। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे नंबर 4 पे इकोसिस्टम या
पारिस्थितिक तंत्र की। 5वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे बायोम्स की। राइट। तो ऐसे कुल मिलाकर के बायोस्फीयर, लैंडस्केप और बायोस्फीयर इन लेवल्स पर हम किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी इकोलॉजी का स्टडी करते हैं। किस लेवल पर, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? एक तो है ऑर्गेनिजम्स या जीव, दूसरा है पॉपुलेशन या समष्टि, तीसरा है बायोलॉजिकल कम्युनिटी या जैव समुदाय, अगला है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, इसके बाद बायोम्स, लैंडस्केप और बायोस्फीयर। क्लियर हो गया? इनमें से ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम और बायोम्स, ये जो आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से एनसीईआरटी कहती है कि पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम और बायोम्स इज द मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैव संगठन के या पारिस्थितिक तंत्र पर संगठन के मुख्य कितने लेवल हैं बेटा? 4, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोम्स। ऐसा कौन कह रहा? हमारी बुक कह रही। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पर एक एक अलग अलग किसी भी स्टेप के बारे में। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं यहां पर ऑर्गेनिजम्स की। अब देखो ऑर्गेनिजम्स क्या है? एक सजीव है। इसके पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन पर चर्चा कर ले थोड़ा सा। जैसे हम सभी मानते हैं कि सेल, जो कि बेसिक यूनिट है, चूंकि शरीर के अंदर जितनी भी होने वाली प्रक्रियाएं सब कोशिका से स्टार्ट होती हैं। और कुछ सजीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मोनोसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी जीव लेवल पर केवल कोशिका भी हो सकती है। फिर कई सारी सेल आपस में जुड़ जाए तो टिश्यू बनता है। फिर टिश्यू कई सारे आपस में जुड़ जाए तो टिश्यू सिस्टम बनता है। और कई सारे टिश्यू सिस्टम आपस में जुड़ जाए तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन आपस में जोड़ दें तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसके बाद, यानी ऑर्गेनिजम्स, ये बना एक कंप्लीट बहुकोशिकीय सजीव। अब कहने का मतलब ये था, अभी तो हमने ये जाना कि ऑर्गेनिजम्स क्या है। अब यहां पर हमें इस बात को भी समझना है कि ऑर्गेनिजम्स का हम इकोलॉजी में इस लेवल पर किस प्रकार से स्टडी करते हैं, जो सबसे मेन बात है। अब अगर पूछा जाए, अभी हमने जैसे कि आपको बताया कि नंबर ऑफ 7 लेवल है, तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है? तो अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये क्या है?
बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इन 7 में से सबसे आधारी इकाई जो है वो होती है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की बेसिक यूनिट, आधारी इकाई है। अब इसकी स्टडी हम इन्वायरमेंट के साथ करेंगे तो इकोलॉजी बनेगी, और इन्वायरमेंट के साथ किन रिलेशनशिप को हम यहां पर देखेंगे। अब जैसे अपन बात कर लेते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स है रिलेशन टू एनवायरमेंट की अगर बात की जाए तो किस लेवल पर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे किसी सजीव को हम किसी नई वातावरण में रखते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि उसकी फिजियोलॉजी यानी जैविक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा, उसके बिहेवियर, व्यवहार पर क्या असर पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर रहना पसंद कर रहा है या कहीं और जाना पसंद कर रहा है, वहां पर कितने सदस्य पाए जा रहे हैं, वितरण की बात कर लेंगे। और चौथी बात यहां पर हम करेंगे एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन की। आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना तो ही समझ में आती है, वरना फिर रटना पड़ेगा। मैंने एक बात क्या बताई आपको, मैंने एक बात बताई आपको कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, इकोलॉजी की आधारी इकाई है। इस ऑर्गेनिजम्स का यानी इस लेवल पर हम इकोलॉजी की स्टडी किस प्रकार करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब किसी नए एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो एनवायरनमेंट उस पर असर डालता है, और उस असर डालने पर उस जंतु में किन किन चीजों में परिवर्तन आ सकता है। तो पहली बात तो हम कर रहे हैं कि उसकी जैविक क्रियाओं में परिवर्तन आ सकता है, तो जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी नई जगह रखने पर उसमें कौन सा बिहेवियर में चेंज आया। अगली बात अगर हम करें तो वितरण की, और एडॉप्टेशन की अगर बात करें तो अनुकूलन की। बेटा सीधी सी बात सामने निकल के आ चुकी है कि ऑर्गेनिजम्स लेवल पर हम इन बिंदुओं पर किसी का स्टडी करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा यहां पर लेवल नंबर 2 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? समष्टि। समष्टि इसकी परिभाषा नहीं हुई, समष्टि इसका क्या हुआ, हिंदी हुई। अब सबसे पहले हम यहां पर यह समझेंगे कि एक समष्टि या एक पॉपुलेशन कहते किसे। जैसे अपन मान लेते हैं कि ये कोई एक कांस्टेंट एरिया है, ऐसे कोई गांव है, कोई शहर है, कोई खेत है, कोई भी एक कांस्टेंट जगह है। इस तरीके से मान ली कि एक कांस्टेंट जगह है। अब इस पर ये सजीव यहां पर रह रहे हैं, इस तरीके से यहां पर सजीव रह रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि सारे के सारे सजीव एक ही प्रकार के हैं, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज।
inhabiting in same area। कहने का मतलब क्या था, एक जाति के सदस्यों का समूह जो एक स्थान पर निवास करता है उसे समष्टि कहते हैं। अब फिर वही बात आ गई कि जो समष्टि है उसका भी हम इकोलॉजी लेवल पर उसी प्रकार से स्टडी करेंगे। किस प्रकार से, पूरे के पूरे पहले किसी एक जंतु को रखा, फिर पूरे के पूरी पॉपुलेशन को एक जगह पर स्टडी की गई, तो देखते हैं कि उसके जैविक क्रियाओं में क्या अंतर आ रहा है, उसके व्यवहार में क्या अंतर आ रहा है, उसके वितरण में क्या अंतर आ रहा है, और उसने अपने आप को किस प्रकार से वहाँ पर अनुकूलित किया हुआ। लेवल बार बार वही रहेंगे और उसी आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन की स्टडी उसके चारों तरफ पाए जाने वाले फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ करते हैं। बात करें अगर हम तीसरे लेवल की, तो तीसरा लेवल बेटा यहां पर आता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होता है? जैव समुदाय। अब ये जैव समुदाय क्या है? इसको अगर हिंदी में बात करें तो कई समष्टि का समूह जो एक स्थान पर निवास करता है। जैसे अपना घर है तो घर में अकेले हम नहीं रहते। वास्तविक तौर पर सेम हैबिटाट में या निश्चित स्थान पर रहने वाले घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं। घर में गाय भी रहती है, बकरी भी हो सकती है, छिपकली हो सकती है, कॉकरोच भी हो सकते हैं, चिड़िया भी आ सकती है, मकड़ियां रहती हैं। अभी क्या हो गया? ये हो गया ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑब्लिक स्पीसीज। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑब्लिक स्पीसीज। चूंकि एक दूसरे पर निर्भर हैं, अकेले नहीं रहे, इंटर डिपेंडेंट। जहां आदमी नहीं रहता वहां छिपकली भी नहीं रहती घर वाली, जहां आदमी भी नहीं होगा वहां कॉकरोच भी नहीं होंगे। क्योंकि खाना पीना बचा हुआ सामान ही कॉकरोच खाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी जलेगी, लाइट जलेगी तो कीट आएंगे, उसको छिपकली खाएगी। अंधेरे घर में छिपकली नहीं होती। यानी सभी जातियां जो भी एक जगह पर रह रही होती हैं वो सब एक दूसरे पर क्या होती हैं? निर्भर होती हैं। इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टेड टुगेदर। बात को समझना है, रटना नहीं है। मैंने क्या कहा
मैंने आपको बोला कि जैसे कोई एक जगह है, फिर से एक बार देखो इसको, जैसे कोई एक आवास है, ये कोई आवास है, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई घर है। अब यहां पर कुछ पॉपुलेशन इस प्रकार की रह रही, ऐसे कुछ लोग इसमें इस प्रकार से रह रहे हैं, ये दूसरी जाति हो गई। कुछ इस प्रकार से रह रहे हैं, यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ यहाँ पर पाए जाने वाले लोग जो हैं वो इस प्रकार से ऐसे लोग भी रहे। अब देखो सिमिलर आवास, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आवास समान है, जहां पर एक से अधिक प्रकार की जातियां निवास कर रही हैं। 1 2 3 4 5, जैसे मैंने क्या कहा कि एक घर है, यहाँ पर छिपकली, काकरोच, आदमी, बकरी और भैंस सभी निश्चित आवास में रह रहे हैं, और सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रियाएं कर रहे हैं। अगर इंटरेक्शन की आप बात करते हो, अगर आप इंटरेक्शन की बात करते हो कि मान लीजिए जैसे हमने क्या कहा कि कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, अगर बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करो तो क्या कहा अभी, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टेड टुगेदर। किन किन बातों पर? ये सभी एक दूसरे पर समान संसाधनों के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे का भक्षण भी कर सकते हैं, प्रेडेशन, एक दूसरे पर परजीवी हो सकते हैं, होस्ट पैरासाइट्स, एक दूसरे के साथ एमेंसलिज्म भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंतर्गत आने वाले सदस्य जो होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते। क्या मैंने कहा, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेक्टेड टुगेदर। इंटरडिपेंडेंट एंड टुगेदर किस किस चीज पर एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं? पहली बात क्या बोली गई आपको, कंपटीशन। समान संसाधनों को साझा करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रीडेशन, कई बार एक जंतु दूसरे जंतु का भोजन होता है, जैसे शेर हिरण को खाएगा, आदमी हर्बीवोरस यानी शाकाहारी पौधों को खाएगा, चिड़िया बीज को खाएगी। ये क्या हुआ है, एक जाति दूसरी जाति पर भोजन के लिए निर्भर है। कई बार क्या होता है, होस्ट पैरासाइटिज्म, होस्ट पैरासाइटिज्म का क्या मतलब है? होस्ट पैरासाइटिज्म का सीधा मतलब यह है कि परजीवी बनकर के कुछ सजीव अपने होस्ट पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार बेटा एमेंसलिज्म, खैर ये तमाम बातें हम आगे भी करेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक अलग से टॉपिक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा यहां पर आगे की, और आगे की बात हमारी होगी चौथे लेवल की, और वो चौथा लेवल हमारा है इकोसिस्टम। देखो जब तक आप समझोगे नहीं किसी टॉपिक को, मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि आप किसी टॉपिक को समझो। और यहाँ तक भी मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो, क्योंकि बायोलॉजी में कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं है, अब वो क्या करते हैं कि पीछे जो मॉड्यूल उनके कोचिंग से दिए जाते हैं या जो कोई रेफरेंस बुक खरीदवाते हैं हम लोग, तो वो उसके पीछे के आंसर याद कर लेते हैं। अरे भाई तुम्हें पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है कि पढ़ना कैसे। जब तक तुम ऐसे काम करते रहोगे, आंसर याद करते रहोगे
किताबों को रटोगे नंबर आएंगे, 450 आएंगे, 550 तक। एक बार इंटरनेट खोल के देखिए, गूगल पर देखिए, डाटास पड़े रहते हैं कि 450 से 550 नंबर लाने वाले 24 लाख बच्चों में कितने बच्चों के आए थे। और ये कौन बच्चे थे? ये वही बच्चे थे जो पढ़ाई तो खूब करते हैं लेकिन सही दिशा में अपनी ताकत को नहीं लगाते। पढ़ने का बेटा एक तरीका होता है, जब तक आप उस तरीके से नहीं पढ़ोगे यानी सब्जेक्ट को समझोगे नहीं, तो मैं बार बार कहता हूं कि कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, वो झूठ बोलते हैं, कुछ दिन बाद आपको भी पता चल जाएगा। चलिए इकोसिस्टम की बात करते हैं। ये इकोसिस्टम, सिस्टम शब्द जहां पे भी आ जाता है इसका मतलब है कि कई सारे कंपोनेंट एक साथ आपस में मिल करके जब किसी काम को करते हैं तो उसे एक सिस्टम कहते हैं। यानी सिस्टम के अंतर्गत कोई भी अकेला सिस्टम नहीं होता है, कई सारे कारक होते हैं। इकोसिस्टम की अगर बात करो बेटा, तो सपोज करते हैं कि एक कोई लिविंग्स है, ये लिविंग है, और अभी क्या कहा गया कि कोई भी लिविंग्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया इसका। अब कैसे? सबसे पहले बेटा ये एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा लिविंग से जुड़ा होता है। फिर इसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसी भी जीवधारी का अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ एक ऐसा संबंध जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी की साइक्लिंग होती है, और साथ ही साथ पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। इसके बीच एक सिस्टम बनता है। इस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन हो सकता है? प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर्स होता है, अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ये सभी फैक्टर्स आपस में मिलकर के एक सिस्टम को बनाते हैं और इस सिस्टम के द्वारा ऊर्जा का संचालन, पोषक पदार्थों का चक्रीकरण होता है। ऐसे सिस्टम को हम पारिस्थितिक तंत्र या बेटा हम इसे कहते हैं क्या? इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे अगले लेवल की। अगला लेवल हमारा क्या है? 5 नंबर, लैंडस्केप। ये लैंडस्केप क्या है? यूनिट ऑफ लैंड विद नेचुरल बाउंड्रीज। समझे नहीं आप इसे? अरे भाई, पृथ्वी का एक ऐसा टुकड़ा पृथ्वी का जिसमें एक साथ बहुत सारे इकोसिस्टम हो। ऐसे एक ये इकोसिस्टम, एक ये इकोसिस्टम, एक ये इकोसिस्टम, एक ये इकोसिस्टम, एक ये इकोसिस्टम। ये पृथ्वी का एक वो टुकड़ा जो प्राकृतिक तौर पर एक से अधिक प्रकार के इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। यानी जैसे ग्रासलैंड भी वहां पर हो, डेजर्ट भी वहां पर है, ट्रीज भी वहां पर है, फॉरेस्ट भी वहां पर है, ओशियन भी वहां पर है, समुद्र भी वहां पर है, नदियां भी वहां पर। तो ये जो एक नेचुरल बाउंड्रीज है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया गया स्थान जो एक साथ कई सारे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। इज द यूनिट ऑफ लैंड, और ये हमारे जो हैं ये हैं डिफरेंट इकोसिस्टम। चलिए
लैंडस्केप के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अगले लेवल की, और अगला लेवल हमारा है बायोम्स। बेटा अब हम लोग बात करते हैं एक अगले यूनिट की, बायोम्स, जीवोम। लार्ज रीजनल यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड fauna found in specific climatic zone like desert, grassland and tropical forest। ये किताब की लाइन थी बच्चों। बायोम्स हम उससे कहते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया जहां पर एक ही क्लाइमेट पाई जाती है। और ये छोटी जगह नहीं होती, बहुत बड़ी जगह होती है जहां पर समान जलवायु पाई जाए, समान वातावरणीय कंडीशंस पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं बायोम्स या जीवो। वहां की वेजिटेशन अलग होती है, वहां पर पाए जाने वाले जंतु अलग होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां की क्लाइमेट अलग प्रकार की होती है और उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहां पर पौधे और जंतु पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थली स्थान, घास के मैदान, या आप कह सकते हो कि अमेजोन के वर्षा। ये सब अलग प्रकार की क्लाइमेट है। डेजर्ट वाला वर्षा वन में नहीं होगा, वर्षा वन वाला घास के मैदान में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर पाए जाने वाली सभी प्रकार की वनस्पतियां अथवा जंतु एक निश्चित क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करती है। अब अगर बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर क्या है? इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन with comprise all the earth terrestrial and aquatic biomes। ये पृथ्वी का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर सभी प्रकार के स्थलीय, सभी प्रकार के जलीय इकोसिस्टम को एक साथ सपोर्ट किया जाता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी, फिर हम मिलते हैं एक नई क्लास पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के साथ। कोशिश यही रहेगी कि 3 क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है। चैप्टर पहले की तुलना में अब छोटा हो गया, पहले बड़ा हुआ करता था। बहुत सारा पोर्शन इसका हटा दिया गया है और ये मान के चलना कि इस चैप्टर से यानी 3 घंटे की क्लास में आप 2 क्वेश्चन श्योर करें नीट के, और 1 क्वेश्चन निश्चित तौर पर बोर्ड में आएगा। तो हमें पढ़ाई करते समय यही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज पर किसका कितना वेटेज है और उस वेटेज के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।